हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सारे। आज हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर इंटरनल ट्रेड स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि ट्रेडिंग का मतलब होता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ कॉमर्स के, उन लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमर्स को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज करना, लेन देन। अगर आप कंट्री के अंदर ट्रेड करते हैं तो उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, और कंट्री के बाहर ट्रेड करते हैं तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, जिसके अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आता है। अभी हम लोग कंट्री के बाहर का ट्रेड नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग सिर्फ इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं। और अगर इंटरनल ट्रेड की बात करूं स्टूडेंट्स, तो एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड और सर्विस को जाने के लिए बीच में कुछ मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, या फिर उन्हें सिंपल लैंग्वेज में मीडिएटर्स भी बोला जाता है। और वो मीडिएटर्स कौन कौन है स्टूडेंट्स? वो मीडिएटर्स हैं होलसेलर एंड रिटेलर। इसका मतलब एक गुड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर से सबसे पहले होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, और अल्टीमेटली रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास वो गुड आ जाता है। तो एग्जैक्टली मेरे पास दो तरह के लोग हो गए, एक मीडिएटर, होलसेलर एंड रिटेलर। मैं इस चैप्टर में उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। आओ जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड। स्टूडेंट्स, इंटरनल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अगर विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री है, इसका मतलब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं इंटरनल ट्रेड के रिगार्डिंग। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस विद इन द कंट्री। जो पेमेंट्स होंगी बच्चे, वो भी हमारी कंट्री की करेंसी में होंगी, दैट इज आईएनआर में। एंड द लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज, क्योंकि कंट्री के अंदर की बात हो रही है कुणाल से। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड मैंने आपको बताया कि एक गुड प्रोड्यूसर से गुड कंज्यूमर तक जाने के लिए बीच में कुछ मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम लोग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और वो दो तरह के मीडिएटर्स हैं स्टूडेंट्स, एक मेरे पास है होलसेलर और एक मेरे पास है रिटेलर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले होलसेलर आता है बच्चों। होलसेलर का मतलब होता है जो बल्क में बाय करता है प्रोड्यूसर से और फिर स्मॉल क्वांटिटी में देता है रिटेलर को। So wholesale trade refers to buying and selling of goods and services in large quantity for resale and to intermediate use. The person who carries the wholesale trade is known as wholesaler. जो इंसान wholesale trade के अंदर involved है उनको बोला जाता है wholesaler। तो wholesaler act as a link between, किसके बीच में लिंक है बच्चे? मैन्युफैक्चर और रिटेलर के बीच में। तो मैन्युफैक्चर और रिटेलर के बीच का जो लिंक है उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स होलसेलर। होलसेलर की सर्विसेज क्या है? जैसे कि फर्स्ट सर्विसेज, होलसेलर के पास गोडाउन होता है, तो होलसेलर अपने प्रोडक्ट को वहां पर स्टोर करके रखता है। सेकंड सर्विसेज हेल्प इन मार्केटिंग एक्टिविटी। होलसेलर मार्केटिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग में इन्वॉल्व है, प्रमोशंस में इन्वॉल्व है, बैनर्स डिस्ट्रीब्यूशंस में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब होलसेलर का सेकंड काम हो जाता है बच्चे मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करवाना। थर्ड, एक्सपर्ट एडवाइस। एज द होलसेलर आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिटेलर, होलसेलर डायरेक्टली रिटेलर के साथ कॉन्टैक्टेड होता है, तो कोई भी मार्केट के अंदर चेंजेस आते हैं तो सबसे पहले रिटेलर को पता लगता है और फिर रिटेलर होलसेलर को बताता है। तो होलसेलर उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को चेंज करता है, दे आर इन अ पोजीशन टू एडवाइज द मैन्युफैक्चरर। फिर होलसेलर यही बात मैन्युफैक्चरर को एडवाइस करता है जी। फैसिलिटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। Wholesaler collects small orders from the various retailers and pass such orders to the manufacturer. This enables a producer to undertake production. तो फर्स्ट सर्विस क्या होगी बच्चे होलसेलर की? स्टोरेज। सेकंड क्या होगी? मार्केटिंग एक्टिविटी। थर्ड क्या होगी? एक्सपर्ट एडवाइस। फोर्थ क्या होगी? फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर की वजह से ही एक प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर लार्ज स्केल में गुड्स को प्रोड्यूस कर पाता है जी। फाइनेंशियल असिस्टेंस। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को फंड्स भी देता है कि तू गुड बना ले और गुड मुझे दे दे बनाकर, मैं तेरे को पैसों की हेल्प भी कर देता हूँ, और जब ये गुड सेल आउट हो जाएंगे तो आप लोग दोनों का फायदा हो जाएगा। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, कौन देता है? होलसेलर देता है। किसको देता है? मैन्युफैक्चरर को देता है। पढ़ के देख सकते हैं, होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर दैट दे जनरली मेक कैश पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज बाय देम। इवन समटाइम्स दे ऑल्सो एडवांस मनी टू द प्रोड्यूसर। डन। नेक्स्ट, बेयरिंग रिस्क। होलसेलर ने तो प्रोड्यूसर से गुड ले लिया, अब बाई चांस गुड फैशन आउट ऑफ फैशन हो जाए, गुड चोरी हो जाए, कोई और भी रिस्क हो सकते हैं गुड के साथ, तो सारा रिस्क कौन बेयर करता है? वो रिस्क बेयर करता है बच्चे होलसेलर। अब होलसेलर की सर्विसेज रिटेलर के लिए, जैसे कि फर्स्ट सर्विसेज है मार्केटिंग सपोर्ट। जैसे कि रिटेलर से गुड कंज्यूमर आके कब लेगा? जब कंज्यूमर को गुड चाहिए होगा, तो होलसेलर ना मार्केटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, प्रमोशंस में इन्वॉल्व होता है, जिससे कस्टमर जाके रिटेलर से गुड लेता है। तो होलसेलर की सर्विसेज रिटेलर के लिए है। सेकेंड, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब होलसेलर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से मिला हुआ है,
तो उसको पता है प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसको हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, तो वो पूरी नॉलेज रिटेलर को देता है और फिर रिटेलर ये नॉलेज आगे कस्टमर को प्रोवाइड करवाता है। रिस्क शेयरिंग, होलसेलर अपने पास गुड रखता है, रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में देता है, तो ज़्यादा रिस्क किसका हुआ? अगर गुड चोरी हो जाए या फिर गुड आउट ऑफ फैशन हो जाए तो ज़्यादा रिस्क किसका हुआ? होलसेलर का हुआ। कम रिस्क किसका हुआ? रिटेलर का हुआ। तो होलसेलर क्या करता है? रिस्क को शेयर करता है। द होलसेलर परचेज इन बल्क एंड सेल रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर, हेंस रिटेलर्स आर इन अ पोजीशन टू अवॉइड रिस्क। तो रिटेलर तो स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, तो इसलिए रिटेलर जो है वो रिस्क को शेयर कर रहा है होलसेलर के साथ। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, समटाइम्स होलसेलर प्रोवाइड गुड्स टू द रिटेलर ऑन क्रेडिट, कि जब बिक जाएगा तब मुझे पैसे दे देना, तो ग्रांट ऑन क्रेडिट। तो अब हमारे पास होलसेलर के दो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी कि होलसेलर ने सर्विसेज, होलसेलर की सर्विसेज प्रोड्यूसर्स के लिए और होलसेलर की सर्विसेज रिटेलर के लिए। अब आ गया रिटेलर स्टूडेंट्स। रिटेलर कौन होता है सर? जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। इन रिटेल ट्रेड, रिटेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटी टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। द रिटेल्स रिप्रेजेंट्स द फाइनल स्टेज। हाँ सर, वो जो आपने हमको बताया था ना कि गुड प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, तो रिटेलर तो सर फाइनल स्टेज पे हुआ जब गुड एक गुड कंज्यूमर के पास चले जाता है। द पर्सन जो एंगेज होता है रिटेल ट्रेड में सर उसको रिटेलर बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप वेज ऑफ रिटेलिंग। आप रिटेलिंग कर रहे हैं पर्सनली, आप कर रहे हैं फोन पर, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, या फिर वेंडिंग मशीन के थ्रू आप रिटेलिंग कर रहे हैं। रिटेलर की सर्विसेज मैन्युफैक्चरर के लिए बच्चों, और रिटेलर की सर्विसेज कस्टमर के लिए। तो ये रिटेलर है। तो रिटेलर से पहले कौन आता है? होलसेलर आता है, और रिटेलर के बाद कौन आता है सर? कस्टमर आता है। तो रिटेलर की सर्विसेज होलसेलर के लिए और रिटेलर की सर्विसेज कस्टमर के लिए, ये नेक्स्ट टॉपिक होता है। जैसे कि सर्विसेज ऑफ होलसेलर, सर्विसेज ऑफ डीलर टू द होलसेलर, जो उसके लेफ्ट साइड पे, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गुड्स लेता कौन है सर? गुड्स मैन्युफैक्चरर से लेता है होलसेलर, और फिर होलसेलर देता किसको है? रिटेलर को। फिर रिटेलर किसको देता है? कस्टमर को। तो जो होलसेलर के पास गुड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है कस्टमर को? रिटेलर। सेकंड, कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अब ऑब्वियस सी बात है सर, मार्केट से जुड़ा कौन हुआ है? कस्टमर से जुड़ा कौन हुआ है सर? वो जुड़ा हुआ है सर रिटेलर। तो जब कस्टमर से उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन होलसेलर को लाके देता है। होलसेलर फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज करता होगा प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लगवाने के लिए प्रोड्यूसर से। तो बट यस, कौन प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन? रिटेलर। किसके लिए? होलसेलर और प्रोड्यूसर के लिए। एज रिटेलर आर इन डायरेक्ट टच विद द बायर्स, एज अ रिजल्ट दे आर इन द बेस्ट पोजीशन टू गैदर द मार्केट इन्फॉर्मेशन। और वो सारी इन्फॉर्मेशन देता किसको है? होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। नेक्स्ट इनेबलिंग अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर रिटेलर की वजह से ही तो मैन्युफैक्चर इतने बल्क में ले लेता है, क्योंकि अगर रिटेलर कस्टमर को आगे नहीं बेचता तो होलसेलर कभी इतना बल्क में ले ही नहीं पाता। तो इसका मतलब बल्क में लेने से होलसेलर का फायदा तभी होता है जब रिटेलर आगे कस्टमर को दे पाता है। तो एनेबलिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, द रिटेलर प्रोवाइड्स द मार्केट सेल टू द होलसेलर एज वेल एज द मैन्युफैक्चरर। द बर्डन ऑफ सेलिंग इज कंप्लीटली टेकन बाय द रिटेलर which receives the manufacturers and hence they can focus on producing और प्रोडक्ट। तो इसका मतलब सारा बर्डन तो किसका हुआ? रिटेलर का हुआ। आप वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को बोलता है आप बनाने पे ध्यान रखो, बाकी बेचने पे ध्यान मैं रखता हूँ जी। पर्सनल सेलिंग, सर रिटेलर ही है सर जो कस्टमर के साथ डोर टू डोर जाके कस्टमर के पास जाकर गुड को सेल आउट करता है। तो कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन होता है? रिटेलर होता है सर। In the process of sale of most consumer goods, some amount of personal selling effort is necessary. Retailer undertakes personal selling and relieves the producer of this activity. As a result, the producer can focus only on producing the good. Services to the customer. अब retailer की services customer के लिए क्या है? जैसे कि पहली सर्विस है regular availability of product. आप अपने घर में जो गुड लेके आते हैं, कस्टमर जो अपने घर में गुड लेके आते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में लेके आते हैं, जितना हम लोगों को चाहिए होता है। गुड खत्म हो गया जाके दोबारा ले आओ, फिर खत्म हो गया और ले आओ। इसका मतलब रेडी अवेलेबल ऑफ गुड्स कौन प्रोवाइड करवाता है कस्टमर को? रिटेलर स्टूडेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ रिटेलर स्टूडेंट। सेकंड बच्चे, वाइड सिलेक्शन। एज अ कस्टमर जब कभी भी मैं रिटेलर के पास जाता हूँ और रिटेलर मुझे एक प्रोडक्ट में लेना है, मैंने चावल लेने हैं, राइस लेने, तो मार्केट में जितने भी क्वालिटी के राइस होंगे जिसके अलग अलग रेट्स होंगे, तो रिटेलर मुझे वाइड ऑप्शंस देता है और उसमें से फिर मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग चूज कर पाता हूँ। तो वो रिटेलर ही है जो कस्टमर को वाइड सिलेक्शन देता है। थर्ड,
कभी कभी रिटेलर्स कस्टमर्स को क्रेडिट भी प्रोवाइड करवाते हैं जी, तो ये भी अच्छी फैसिलिटी है। द रिटेलर समटाइम्स प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देयर रेगुलर बायर। इट हेल्प्स टू इंक्रीज देयर लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर प्रोडक्ट लेने के बाद भी कोई इशू है आप लोगों को प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपके लिए राइट टू हर्ड, सुनने के लिए रेडी है रिटेलर, आपके लिए कोई खड़ा हुआ है आपकी बात सुनने के लिए, प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए, प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए, कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपका रिटेलर आपके लिए खड़ा हुआ है। तो रिटेलर क्या प्रोवाइड करवाता है कस्टमर को? आफ्टर सेल सर्विसेज। तो एग्जैक्टली हमारे पास जब कभी भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि होलसेलर की सर्विसेज मैन्युफैक्चर के लिए, होलसेलर की सर्विसेज रिटेलर के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन होता है रिटेलर की सर्विसेज होलसेलर मैन्युफैक्चर के लिए, रिटेलर की सर्विसेज कंज्यूमर के लिए। जब कभी भी ये चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले यही पार्ट कवर करना होता है। फिर चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आया था बच्चे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटेलर्स स्टूडेंट्स, एक होता है मेरे पास एंटिनेरेंट रिटेलर्स और एक मेरे पास होते हैं बच्चे फिक्स शॉप रिटेलर्स। एंटिनेरेंट रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती, वो अपनी जगह टाइम के अकॉर्डिंग जगह चीज़ों को चेंज करते रहते हैं, जगह को चेंज करते रहते हैं। फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं, स्मॉल और लार्ज, बट हाँ फिक्स शॉप है तो उनकी जगह मोस्टली फिक्स्ड रहती है। सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं कुणाल सर एंटिनेरेंट रिटेलर्स। आपने सुना होगा बच्चे हॉकर्स एंड पेडलर्स, चीप जैक्स, ये सारे एंटिनेरेंट रिटेलर्स हैं जो गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल आउट करते हैं। एंटिनेरेंट रिटेलर्स आर द ट्रेडर्स हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस टू ऑपरेट फ्रॉम। They keep on moving with their wares from street to street और प्लेस टू प्लेस। ठीक है सर। सर एंटिनेरेंट रिटेलर्स के फीचर्स क्या होते हैं? सर ये डील करते हैं, इनके पास तो रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। सर ये डील करते हैं डेली प्रोडक्ट्स में जो हमारे घर में डेली यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। सर ये ना सर घर के आसपास से घूम रहे होते हैं, डोर स्टेप पे कस्टमर्स को मिल जाते हैं। एज डू नॉट हैव एनी फिक्स बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट टू ऑपरेट, तो उनकी जो कॉस्ट होती है ना सर वो भी बहुत कम होती है सर। इंटरनेट रिटेलर्स, टाइप्स ऑफ इंटरनेट रिटेलर्स, कितने तरह के ऐसे रिटेलर्स हैं जिनकी सर फिक्स शॉप नहीं होती? सर वो चार तरह के हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है बच्चे पेडलर्स एंड हॉकर्स, सेकंड मेरे पास आता है बच्चे चीप जैक्स, थर्ड मेरे पास आता है बच्चे मार्केट ट्रेडर्स और फोर्थ मेरे पास आते हैं स्ट्रीट वेंडर। ये मेरे पास इंटरनेट रिटेलर्स हैं जिनकी जगह फिक्स नहीं है, जो अपनी जगह को बार बार चेंज करते रहते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है बच्चे पेडलर्स एंड हॉकर्स। सबसे पुराना फॉर्म है ये रिटेलर का, जिसमें वो साइकिल के थ्रू पेडलिंग करके एक गली से दूसरी गली जाके अपने गुड को सेल आउट करते हैं। दे आर स्मॉल प्रोड्यूसर और ट्रेडर हु कैरी देयर प्रोडक्ट्स ऑन अ बाइसाइकिल, हैंड कार्ट एंड साइकिल रिक्शा और ऑन देयर हेड्स। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू सेल देयर गुड्स एट द डोर स्टेप. Also, they provide goods at the doorstep of customer, but one should always be careful in dealing with them as the products they deal are not always reliable. भाई लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, हमेशा रिलायबल प्रोडक्ट नहीं होते, तो कस्टमर को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा इनके साथ डील करने के लिए। चीप जैक्स, सर ये भी इंटरनेट रिटेलर्स का पार्ट है सर। सर चीप जैक्स आर स्मॉल रिटेलर्स दैट हैव इंडिपेंडेंट शॉप ऑफ टेम्पररी नेचर in a business locality. They keep on changing their business from one locality to another depending upon the area. They deal in consumers items as well as services such as repair of watches, shoes, buckets, etc. थर्ड मेरे पास आता है कुणाल सर मार्केट ट्रेडर्स। आपने सुना होगा सर वेजिटेबल मार्केट होती है, थर्सडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, ये वो ट्रेडर्स हैं सर। सर मार्केट ट्रेडर्स आर स्मॉल रिटेलर्स हु ओपन देयर शॉप्स एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ फिक्स्ड डेज सच एज एवरी सैटरडे और ऑल्टरनेट सैटरडे. They are mainly catering to a lower income group of customer and deal in low price consumer goods. Mostly सबके फीचर सेम ही होते हैं, लो प्राइस होते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं होते. Street vendors, they are the small retailers who are commonly found at a place where a huge floating, ये मोस्टली आपको वहाँ मिलते हैं जहाँ पे आपके मैक्सिमम कस्टमर्स आके मिलते हैं. पार्क के बाहर हो गया, एक एरिया है उसका मेन सेंट्रल पार्ट हो गया. दे सेल कंज्यूमर आइटम्स, सेम सारे कंज्यूमर आइटम्स सेल आउट कर रहे हैं, लाइक स्टेशनरी आइटम्स, eatables, ready-made garments, newspapers and magazine sector. They are different from the market traders in the sense that they do not change their place of business so frequently. तो ये मेरे पास itinerant retailers थे जो अपनी जगह बार बार चेंज करते रहते हैं. अब मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स फिक्स शॉप रिटेलर्स. अब फिक्स शॉप रिटेलर्स कौन हो गए कुणाल सर? जो अपनी जगह बार बार चेंज नहीं करते. This is the most common type of retailing in the marketplace. These are the retail shops that maintain permanent establishment to sell their merchandise. They do not move from place to place, Kunal sir.
सर ये क्या होते हैं सर, इनके पास रिसोर्सेज थोड़े से ज़्यादा होते हैं सर, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं, नॉन ड्यूरेबल तो एंटर रिटेलर्स हो गए। दिस कैटेगरी ऑफ रिटेलर हैज़ ग्रेट क्रेडिबिलिटी। ऑब्वियसली बात है सर, फिक्स शॉप है तो इनकी क्रेडिबिलिटी, इनके पास परचेजिंग पावर, इनके पास फंड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज सच एज होम डिलीवरी, गारंटीज, रिपेयर्स, क्रेडिट फैसिलिटी एक्स्ट्रा। टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स सर, कितने तरह के हमारे पास फिक्स शॉप होते हैं सर रिटेलर्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स कुणाल सर। एक मेरे पास होता है स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर और एक मेरे पास होता है स्टूडेंट्स लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर्स। स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर्स में कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है बच्चे जनरल स्टोर्स। आई एम श्योर कि आप लोगों ने सुना होगा बच्चे कि जनरल स्टोर्स जो हमारे घर के आसपास जनरली जो घर के आसपास ही होते हैं और मोस्टली सारे कंज्यूमर गुड्स जो हम लोगों को घर में चाहिए होते हैं वो सब कुछ वहीं मिलते हैं जी। जनरल स्टोर्स आर मोस्टली commonly found in residential areas and a local market as they deal in variety of products which are required to satisfy day-to-day needs of the customer. These stores remain open for long hours at convenient timing and often provide credit facility to their regular customer. Credit facility भी देते हैं। Specialty stores, specialty store का मतलब होता है जो किसी एक प्रोडक्ट लाइन में स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स है तो गारमेंट्स में भी किड्स गारमेंट में स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स है, से एक मार्केट में सिर्फ इस जगह पर सिर्फ फ्रूट्स मिलते हैं तो इसका मतलब इसे स्पेशलिटी कहते हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन बेच रहे हैं। दिस टाइप ऑफ रिटेल स्टोर इज वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरियाज। दे आर स्पेशलाइज्ड इन द सेल ऑफ स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। These shops are generally located in the central place where a large number of customer can be attracted and provide a wide choice to the customer in the selection of goods. Third, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स है तो फिक्स्ड ही, बट इनका स्टॉल होता है, छोटा स्टॉल होता है, शॉप ही है बट छोटा स्टॉल है। दीज स्मॉल वेंडर्स आर कॉमनली फाउंड इन द प्लेस जहां पे फ्लो ऑफ ट्रैफिक ज्यादा हो। दे अट्रैक्ट फ्लोटिंग कस्टमर, आने जाने वाले कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, डील करते हैं चीप वेराइटी ऑफ गुड्स में, टॉयज में, सिगरेट्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। द एरिया कवर्ड बाय स्टील स्टॉल इज वेरी स्मॉल एंड दे हैंडल गुड ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। सेकेंड हैंड शॉप, नाम से पता लग रहा है ये वो फिक्स शॉप रिटेलर है जो गुड्स तो बेचता है बट वो सेकंड हैंड गुड्स होते हैं जी। दीज शॉप्स डील इन सेकंड हैंड और यूज गुड्स लाइक बुक्स, क्लोथ्स, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर्स एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स। द गुड्स आर प्रोवाइडेड टू कस्टमर एट अ वेरी लोअर प्राइस। These shops may also stock rare objects of historical value and antique items which are sold at rather heavy price to people who have an interest of antique goods. तो ये मेरे पास स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर्स है जिसके अंदर जनरल स्टोर्स आए थे, स्पेशलिटी स्टोर्स आए थे, सेकेंड हैंड शॉप्स आई थी। अब मेरे पास आया था बच्चे लार्ज के अंदर आता है डिपार्टमेंटल स्टोर, फिर आता है चेन स्टोर, फिर आता है मेल ऑर्डर हाउसिंग। और ये जो लार्ज वाले हैं ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मैक्सिमम क्लास 11th के सिलेबस में ये 3 पढ़ाए जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर्स एंड मेल ऑर्डर हाउसिंग। सो एग्जैक्टली ये आप लोगों के चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है जिसके अंदर हम लोग फिक्स शॉप रिटेलर्स तो पढ़ रहे हैं बट लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं। तो ये मेरे पास बच्चे लॉन्ग फिक्स शॉप रिटेलर्स हैं, फिक्स शॉप तो हैं बट बड़े हैं, लार्ज वाले हैं। सबसे पहले बच्चे मेरे पास आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर किसे कहते हैं कुणाल सर? जिसमें आप लोगों को सारी आइटम्स मिल सकती हैं, सारी आइटम्स। जरा ध्यान से देखो, अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज एस्टैब्लिशमेंट ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स aimed at satisfying practically every customer need under the one roof. कस्टमर की हर एक नीड एक ही रूफ के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। इट हैज अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, ईच कन्फाइनिंग इट्स एक्टिविटी टू वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। देयर मे बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट, टॉयलेटरीज का डिपार्टमेंट अलग है, मेडिसिन का डिपार्टमेंट अलग है, फर्नीचर अलग है, ग्रोसरीज का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। इसको पढ़ के हमेशा मुझे मॉल्स की याद आती है। सर, it is not uncommon for a departmental store in the United States of America to carry a needle to an aeroplane or all shopping under the one roof. Everything from a pin to an elephant is the spirit behind a typical department. The most common example of departmental store बच्चे Ak Bereli in Bombay and Spencer in Chennai. ये most common example है, बाकी आप मॉल तो बोल ही सकते हैं स्टूडेंट्स। फीचर्स क्या हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के? अ मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज सच एज रेस्टोरेंट्स मिल जाएगा, टेलीफोन बूथ मिल जाएगा, रेस्ट रूम्स मिल जाएंगे, सारे अंडर द वन रूफ। दीज स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी जहां पे मैक्सिमम कस्टमर गैदर हो सकते हैं। अ डिपार्टमेंटल स्टोर कंबाइंस बोथ फंक्शंस ऑफ रिटेलर भी है और होलसेलर भी है। ये कॉमन फंक्शनिंग है बच्चे डिपार्टमेंटल स्टोर की। दे आर जनरली फॉर्म्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मैनेज बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
दे हैव सेंट्रलाइज परचेजिंग, मतलब कि परचेज करने वाला स्टूडेंट्स कोई एक ही डिपार्टमेंट है जो परचेज करता है, चाहे वो टॉयलेटरीज हो, चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे वो फर्नीचर हो, डिपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग, बट ये सारे अलग अलग परचेज नहीं करते। ये सिर्फ परचेज करने वाला एक होता है, बेचने वाले अलग होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड सेलिंग स्टूडेंट्स। एडवांटेज क्या है? अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कन्वीनियंस इन बाइंग, आपको हर वेराइटी का गुड्स मिलेगा एक ही प्लेस पे, तो कन्वीनियंस हो गया काफी बाय करना। अट्रैक्टिव सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड करवाता है बच्चे होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्रेडिट प्रोवाइड करवा देता है, रेस्ट रूम्स होते हैं, टेलीफोन बूथ होते हैं, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव सर्विसेज होती है जो डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड करवाता है। इकोनॉमी ऑफ अ लार्ज स्केल, अब डिपार्टमेंट स्टोर इतना बड़ा है तो वो प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा लेके आता है प्रोड्यूसर से, तो जब प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से ज़्यादा लेता है तो उसको एक प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम लगता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में मोस्टली चीज़ों के प्राइस कम होते हैं क्योंकि वो बल्क पे परचेज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लिमिटेशंस क्या है? लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, कोई एक कस्टमर के पीछे कोई रिटेलर पड़ा नहीं रहता वहां पर, लेना है आप लो, नहीं लेना कोई बात नहीं, एज सच कोई फोर्सिबिलिटी नहीं है, तो ठीक है, थोड़े पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती जितनी एक आपको स्मॉल रिटेलर्स के पास मिल जाती है क्योंकि ये बड़ा है जी। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, सर सब चीजें मिल रही है अंडर रूप में सर, तो सर इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू द अदर। एज दीज स्टोर्स गिव मोर एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट टेंड्स टू बी हाई, which in turn make the prices of the goods high. Hence, they are not attractive to the lower income group of the people. High possibility of loss, ऐसा हो सकता है कि आप हाई स्केल में जब लगा रहे हो पैसा तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी ज्यादा होते हैं, चांसेस ऑफ इंकरिंग लॉस इन डिपार्टमेंटल स्टोर आर हाई इफ दे आर, फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव एनी चेंज इन द टेस्ट ऑफ अ कस्टमर, या फिर फैशन चेंज हो गया तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब बेकार हो जाते हैं जी। नेक्स्ट मेरे पास आ गया बच्चे मल्टीपल चेन स्टोर्स, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि बाटा हो गया, मैकडी हो गया, पिज्जा हट हो गया, ये सारे मल्टीपल चेन स्टोर्स हैं। इसमें सारे जो ब्रांड्स हैं, टाइल्स तक, वॉल्स, फैन, जो जो चीजें लगती हैं सब सेम होते हैं, आप इंडिया में जितने मर्जी में चले जाओ जी, इसको मल्टीपल चेन स्टोर कहते हैं जी। Chain stores are the network of retail shops that are owned and operated by the manufacturers or intermediaries. Under this, a number of shops with the similar appearance और प्रोडक्ट भी सेम होते हैं, these different shops normally deal in standardized and branded consumer product। आप मैकडी में जाओगे, आपको पूरी इंडिया में मैकडी में आलू टिक्की मिल जाएगा जी, सेम साइज का होगा, सेम टेस्ट होगा और प्राइस भी सेम होगा, इसको कहते हैं मल्टीपल चेन स्टोर स्टूडेंट्स। फीचर्स क्या है सर? सर दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलस लोकेलिटीज वेयर अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर कैन अप्रोच। ईच रिटेल शॉप इज अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ब्रांच मैनेजर हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इट्स टू डे मैनेजमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर, हर एक मल्टीपल चेन स्टोर का एक मैनेजर होता है जो उसकी सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली ये कैश में गुड को बेचते हैं, क्रेडिट नहीं होता है इसके अंदर। एडवांटेज क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब इतने सारे मैकडी होंगे पूरी इंडिया के अंदर, तो सोचो एक प्रोडक्शन होती है और हर जगह जाती है, तो कितनी सारे बल्क में प्रोडक्शन करते होंगे, और आपको पता है जब बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है, जिसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोला जाता है। एज देयर इज अ सेंट्रल रिक्रूटमेंट, द मल्टीपल शॉप ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज अ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, अगर एक जगह गुड नहीं सेल आउट हो रहा और दूसरी जगह गुड की डिमांड ज्यादा है तो एक ब्रांच से गुड दूसरी ब्रांच में इजिली शिफ्ट हो जाता है, वेस्ट नहीं होता, लॉस नहीं होता। The goods not in demand in a particular locality may be transferred to the another locality where it is demanded. This reduces the chance of dead stock in these stores. No bad debts, जब उधार ही नहीं होता, क्रेडिट पे होता ही नहीं, कैश पे ही होता है, तो कोई बेड डेट भी नहीं होते। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, जो गुड को बना रहा है, मैकडी गुड को बना रहा है और वही बेच रहा है, बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। By selling directly to the customer, the multiple shop organization can eliminate unnecessary middlemen and sale of goods. Diffusion of risk. The losses incurred by one shop may be covered by the profit of other. तो वो risk और diffuse हो जाता है। Limitation क्या है? Limited. आप मैकडी चले जाएंगे तो इतने सालों से सिर्फ limited selection है, आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। तो limited selection of goods, the multiple shops deal only in limited number of product as they are owned and operated by the manufacturer and the products are also sold by them. Third, lack of personal touch, कोई personal touch नहीं है, retailer नहीं है, इनका proper branded products हैं, customer से इतना touch वाले कोई scene नहीं है। So lack of initiative in employees sometimes leads to a indifference and lack of personal touch in them. Lack of initiative, बिक गया वो सैलरी पे काम करते हैं भाई, तो कोई टारगेट्स भी नहीं इनके अचीव होते। तो द पर्सनल मैनेजिंग
द मल्टीपल शॉप्स हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस, दे डू नॉट गेट द चांस टू यूज देयर क्रिएटिव स्किल्स, जो बोला गया है वैसे यूज करना होता है जी। तो ये मेरे पास कुछ डिफरेंस दिए हुए डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल चेन स्टोर, जो अभी आप लोगों ने कवर करा है। नेक्स्ट और लास्ट मेरे पास आता है बच्चे मेल ऑर्डर हाउसेस। मेल ऑर्डर हाउसेस आर द रिटेल आउटलेट्स दैट सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू मेल। अच्छा, मेल के थ्रू सेल करते हैं, तभी तो इनका नाम मेल ऑर्डर हाउसेस है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग देयर इज अ जनरली नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। लो जी, फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स कस्टमर आर अप्रोच्ड थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कहां पर होती है सर? न्यूज़पेपर, मैगजीन, सर्कुलर, प्राइस लिस्ट एक्सेट्रा उसमें दी जाती है। एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट लाइक प्राइस, फीचर, टर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा आर डिस्क्राइब इन द एडवर्टीजमेंट। एडवांटेज सर, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिजिकल लोकेशन की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लैंड नहीं चाहिए आपको, कोई शोरूम नहीं चाहिए, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपने गुड को बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। वाइड रीच, एडवर्टीजमेंट बच्चा आपको पता है आप टीवी के थ्रू करवा रहे हैं अगर एडवर्टीजमेंट, तो सोच के देखो कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। वाइड रीच, दिस सिस्टम ओपन्स अ वाइड स्कोप फॉर अ बिजनेस एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू आउट द कंट्री वी कैन फॉलो। थर्ड, कन्वीनियंस है, आपके घर के बाहर तक आपके गुड आ जाता है जी। दिस रिजल्ट्स इन ग्रेट कन्वीनियंस टू द कस्टमर। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, जो बना रहा है वो डायरेक्टली बेच रहा है तो प्राइस भी कम लगाता होगा, बीच में कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द मेल ऑर्डर बिजनेस फॉर कंज्यूमर इज दैट अननेसेसरी मिडलमैन बिटवीन द बायर एंड सेलर्स आर एलिमिनेटेड। लिमिटेशंस क्या है? नो क्रेडिट फैसिलिटी, उधार नहीं देते, ये लिमिटेशन है भाई। डिलेड डिलीवरी, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके घर के बाहर तक गुड पहुंचना है तो ट्रांजिट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, गुड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हो सकता है। देयर इज नो इंटरमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर एज रिसीट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर थ्रू द मेल टेक सम टाइम, तो टाइम लग सकता है। हाई प्रमोशन कॉस्ट, अब एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं और हम कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, तो कई बार उसकी जो प्रमोशनल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। द मेल ऑर्डर बिजनेस स्पेंड ह्यूज ऑन एडवर्टीजमेंट एंड अदर मेथड्स ऑफ प्रमोशन टू इन्फॉर्म द बायर टू देयर प्रोडक्ट। नो आफ्टर सेल सर्विसेज, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं होती जी। इन मेल ऑर्डर सेलिंग द बायर्स एंड द सेलर्स मे बी लोकेटेड वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, हेंस there is the absence of after sale service which is important for the satisfaction of the customer। तो ये मेरे पास बच्चों आप लोगों की क्लास 11th में जो फिक्स शॉप रिटेलर्स से लार्ज वो 3 ही होते हैं और आपने उससे पहले स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर्स पढ़े थे। सो इस कंटेंट के लिए, इन वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो टेलीग्राम चैनल कुणाल सदाना क्लासेस, और सब्सक्राइब करो बच्चे हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस कुणाल सदाना क्लासेस। थैंक यू सो मच।